हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब मार्च जो 2024 में जो पूरा जो 12 मंथ का रिजल्ट है कैसा रहा है उसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस अपडेट्स, फ्यूचर के क्या गाइडेंस है उसको समझेंगे। वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग और म्यूचुअल फंड्स के क्या एक्शन है इन्फोसिस पर, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जुलाई 18 नोट करके रखिए दोस्तों, क्योंकि इन्फोसिस के जो क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 1 मतलब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने के जो रिजल्ट्स हैं जुलाई 18 को आने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिविडेंड जो है अभी क्वार्टर 1 में नहीं आएगा और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है। इन्फोसिस की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो साल में जनरली 2 बार डिविडेंड आता है। एक आता है क्वार्टर 2 के समय में, मतलब सितंबर एंड का जो रिजल्ट है तब, उस समय में जब अक्टूबर का रिजल्ट आता है तब, और दूसरा जो है अभी जैसे मार्च अप्रैल जो फाइनल रिजल्ट आता है उस समय में। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था दोस्तों। अब कैसे रिजल्ट्स आए थे तो आप देख सकते हैं जो रेवेन्यूज हैं आप पूरे साल में देखिए सिर्फ 1.4% ग्रो किए थे। मार्जिन्स की अगर आप बात करेंगे 20.7% अच्छा मार्जिन है, लेकिन 0.3% का थोड़ा डिक्लाइन भी देखने को मिला था दोस्तों। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इन्फोसिस आईटी कंपनी है, भारत की अगर लिस्टेड आईटी कंपनीज में सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, लेकिन उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यूज है वो कहां से आता है? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से। 88% रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 90% को टच कर रहा है, इतना रेवेन्यू इन दोनों ज्योग्राफी से आता है। तो यहां पर अगर कुछ इंपैक्ट पड़ता है, सोच लीजिए यहां की इकोनॉमी में कुछ इंपैक्ट पड़ता है, तो उसका आप मान सकते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट भारत की आईटी कंपनीज को पड़ेगा। और जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस को तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैक्सिमम भारत की आईटी कंपनीज हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों ज्योग्राफीज में ज्यादा इनका बिजनेस रहता है। अब बिजनेस सेगमेंट कैसा है ये देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल, ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू यहां से आता है। और आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, डीग्रोथ हुआ है। आप इसको इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि सोच लीजिए कोई एक यूएस का कोई बैंक है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी मान लीजिए, उनको बड़ा खर्चा अभी नहीं करना है। उनको ग्रोथ है भविष्य में, लेकिन अभी वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है इन्फोसिस का 26% यहां से, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं हो सकता है उनको दिख रहा हो कि स्लो डाउन जैसा माहौल है। आईटी एक इंपॉर्टेंट खर्चा है, लेकिन अर्जेंट खर्चा नहीं है, तो इस खर्चे को हम बाद में भी टाल सकते हैं, मे बी कुछ 6 महीने बाद या 1 साल के बाद। इनफैक्ट ये पिछले कुछ समय से चल ही रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि अभी भी जो क्लाइंट्स, जो लोग जो है एग्रेसिव खर्चा नहीं कर रहे हैं। अब एग्रेसिव खर्चा कब करते हैं आईटी में? जब क्लाइंट्स लोग को लग रहा होगा कि ठीक है इसको करने से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ज्यादा ग्रोथ होगा, लेकिन वैसा सिचुएशन देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं इस डेटा को। अब इसका इंपैक्ट किसको पड़ गया है? डायरेक्ट हमारे यहां पर जो जॉब्स है वहां पर। अब देखिए मार्च 31, 2023 3.43 लाख इंप्लॉइज थे, अभी कितने हो गए हैं? 3.17 लाख, मतलब इंप्लॉइज कम हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फोसिस से बाहर कर दिया हो, क्योंकि वॉलंटरी एट्रिशन होते रहते हैं, बहुत लोग जॉब से रिजाइन करते रहते हैं कहीं और उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। हाँ, एक और चीज है कि जब बिल्कुल बहुत बुल जैसा सिचुएशन चल रहा होता है आईटी सेक्टर में, उनके बिजनेसेस में, तो उनको जॉब के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। मुझे याद आता है 2021 के समय में जब बहुत ही अच्छा आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे उनको बहुत ग्रोथ मिल रहा था, तो एट्रिशन भी हो रहा था 20-21%। अब देखिए ये 2022-23 का एट्रिशन डेटा है, और इस बार देखिए एट्रिशन कितना कम हो गया है, 12.6%। मतलब बाहर इतना अच्छा भी नहीं है कि एम्प्लॉइज लोग को जॉब मिले। ऑनेस्टली पर्सनल लेवल में तो मैं बिल्कुल यही चाहूंगा कि ये जो डेटा है ये रिवर्स हो, यहां पर एम्प्लॉइज जो जॉब मैट्रिक्स है ये बढ़े, और उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बड़े ग्रोथ के सिग्नल्स आना। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर जो है वो ग्लोबल सेक्टर है, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब रेवेन्यू आप देख सकते हैं, रेवेन्यू जैसे देखा हमने 1.3% ही ग्रोथ यहां पर हमको देखने को मिला है। फिर कंपनी के सब खर्चे माइनस कर दीजिए, इंप्लॉय खर्चा, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब, तो हमको क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 7,621 करोड़ का। उससे हमको मार्जिन पता चलेगा, मार्जिन कितना आ रहा है? 20.1% का। मतलब आपका अगर 100 रुपया का रेवेन्यू है तो आप ऑलमोस्ट 20 रुपीज कमा रहे हैं इंटरेस्ट टैक्स के पहले। आप ऐसा सिंपल में मान सकते हो। तो ये जो है एक हेल्दी मार्जिन है, बट अगेन ये मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। 21% का मार्जिन था, अभी थोड़ा सा ये मार्जिन कम हुआ है। तो 2 जगह में चैलेंज है, रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं किया है, मार्जिन भी जो है वो भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होता हुआ नजर में नहीं आ रहा है, इनफैक्ट नीचे ही हो रहा है दोस्तों। अब देखना है भविष्य में, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि भविष्य का क्या गाइडेंस है, और ये जो डेटा देखा उसका क्या एनालिसिस है उसको हम लोग समझेंगे।
उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां पर म्यूचुअल फंड एनालिसिस शुरू हो गई है, रेगुलरली होती रहती है। वहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम शेयर करते रहते हैं। 4500 से ऊपर की एक कम्युनिटी है जहां पर बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होते हैं दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक करिए, वहां पर हमने टेलीग्राम की लिंक को दिया हुआ है। अब इन्फोसिस पर आते हैं। ये है गाइडेंस FY25 का, मतलब अगले साल मार्च 2025 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ वो बोल रहे हैं वो 1 to 3% बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इन्फोसिस का पूरे साल में, अभी जो साल खत्म हुआ है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ 1.3 1.4% रहा है और अगले साल भी वो वही कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और मार्जिन्स थोड़ा कम हुआ है लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है 20-22% के आसपास रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये भी वही बता रही है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी बिजनेस को लेकर थोड़ा ग्लूमी है। लेकिन ये कब की बात है? ये जो डेटा है ये अप्रैल में जब रिजल्ट आया था तब। अब जुलाई 18 में क्या ये रिवाइज होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये अपवर्ड रिवाइज होता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। यहां पर ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और ज्यादा दिख सकते हैं। और सबसे अच्छा क्या होगा कि हो सकता है कुछ हमको जो जॉब्स हैं, जॉब सिचुएशन के लिए कुछ हमको पॉजिटिव देखने को मिले, ठीक है। और मार्जिन्स को भी हमको देखना होगा दोस्तों। तो टोटल बिजनेस एनालिसिस में रेवेन्यूज म्यूटेड रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं हैं और आने वाले टाइम में भी रेवेन्यूज पर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने का नहीं है। अब देख सकते हैं टोटल 1 to 3% कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ की बात वो नहीं कर रहे हैं। 2 मेगा डील्स उन्होंने जीती हुई है जो कि अच्छी बात है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है $17.7 बिलियन का है, लेकिन डिमांड इन्वायरमेंट भी बहुत मजबूत नहीं है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के साथ समझा था कि जो वहाँ के जो बड़े बिजनेसेस हाउसेस हैं वो बड़ा खर्चा अभी नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रांग है बिजनेस की, डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो भी करना नहीं चाहते हैं। तो क्या क्या चीजें देखनी है रिजल्ट्स में कि रिवाइज्ड ग्रोथ गाइडेंस क्या हो सकता है, नेक्स्ट मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ था, ईयर ऑन ईयर तो हमने देखा 1.3 1.4% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q3 से Q4 डी ग्रोथ हुआ था। Q1 में कैसा रहेगा ये हमको देखना रहेगा। अब देख लेते हैं कैसा वैल्यूएशंस है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 25.3 का देखने को मिल रहा है। 10 ईयर्स का मैं यहां पर डेटा लेता हूं। 10 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो पीई मल्टीपल 20.8 21 के पास में है, तो उसके हिसाब से तो थोड़ा सा महंगा हमको लग रहा है। कुछ ऐसे भी फेजेस आए हैं जैसे 2017 में देखिए 14-15 के आसपास का पीई उनको मिला हुआ है, लेकिन बिल्कुल जब कोविड के बाद में बिल्कुल आईटी में बहुत जंप आया था तो 30, 35, 36 का भी पीई देखने को मिला था। अभी आप देखेंगे 25 के आसपास है। 5 ईयर्स का भी हम देख लेते हैं। 5 ईयर्स का अगर आप पीई देखेंगे तो 26.4 है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो फिर वैल्यूएशन के हिसाब से अभी सस्ता है, लेकिन 10 ईयर का डेटा के हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो यहां पर हमको दोनों मिक्स्ड सिग्नल जैसा देखने को मिल रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के क्या एक्शंस हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी ऐड किया है उन्होंने 7.03% वेट, जो कि एक अच्छा बड़ा वेट कहा जाएगा। मेरा एसेट लार्ज कैप 6.17% ऐड। एसबीआई ब्लू चिप ऐड किया है। एचडीएफसी बैलेंस बड़ा फंड है 2.18% ऐड किया है। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 2.26% उन्होंने थोड़ा ट्रिम किया है और निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3.66% उन्होंने भी ऐड किया है। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि जो बड़े, इनफैक्ट ये सब बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका एयूएम आप देखेंगे बड़ा है। 2% से 7% के बीच में अलग अलग फंड्स ने वेटेज दिया है, जो कि एक अच्छा वेटेज कहा जाएगा दोस्तों। लास्ट में हम लोग ये भी देख लेते हैं, अब बहुत ज्यादा डेट नहीं है बुक्स में, लेकिन डेट के लिए क्रेडिट रेटिंग देख लेते हैं। AAA की रेटिंग है, जो कि अगेन चिंता की बात नहीं है, बड़ी रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है, क्योंकि डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम डेट टू इक्विटी है, डेट बहुत कम है और उसमें भी स्ट्रांग रेटिंग है। तो ये चीज को लेकर या जो डेट पार्ट को लेकर चिंता बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का एक्शन हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा हमको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू का ग्रोथ जो है पास में हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में भी कंपनी ने कहा है कि बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी कि वहां पर कुछ गाइडेंस में कुछ कंपनी चेंज कर रही है कि नहीं। फर्दर अगर नीचे करती है तो बहुत नेगेटिव हो सकता है अगर बिजनेस फंडामेंटल्स के लिए, और अगर फर्दर ऊपर करती है तो फिर बिजनेस के लिए और पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है बड़े जॉब्स क्रिएशन भी फिर से शुरू हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जुलाई 18। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।